जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज से करीब 35 साल पहले जो दो बातें कही थीं, आज के तारीख में दोनों सिद्ध हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को कष्ट में डाल रही हैं। एक बार अटल जी ने कहा था, जब 2002 के दंगे हुए थे गुजरात के अंदर, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो भी गद्दी में बैठा है उसको राजधर्म का पालन करना चाहिए। और एक बार संसद के अंदर डिबेट के अंदर उन्होंने कहा था कि जब जो कुत्ते को चौकीदारी की जिम्मेदारी दी जाए, जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी हो चौकीदारी की, और वो चोरी हो और न भौंके, इसका मतलब यह है कि वो चोरों को जानता है और चोरों से मिला हुआ है। ये तो अटल जी ने कहा था आज से 24 साल पहले और 35 साल पहले। लेकिन ये दोनों चीजें आज की तारीख में मोदी जी को कष्ट में डाल रही हैं। मानी बात है कि अगर घर के अंदर कोई पालतू कुत्ता है और उसका काम है घर की चौकीदारी करना, और बाहर से कोई चोर घर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो वो भरसक प्रयास करेगा कि वो भौंके, चोर को पकड़े और मालिकों को जगाए। और आपने अक्सर देखा होगा कि कुत्ते जैसा वफादार चौकीदार आपको नहीं मिलता कि या तो अपनी जान पे खेल के वो चोर को पकड़ लेता है, वरना कम से कम भौंक के अपने मालिकों को तो बता ही देता है। अब अटल जी ने जो बात कही थी, ये तो कही थी उन आरोपों पे जो आरोप बाद में कभी सिद्ध नहीं हुए। बोफोर्स जैसे, बोफोर्स में कुछ नहीं निकला। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ 2G, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ, इस प्रकार के आरोप लगाए गए, कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार से नाटकीयता वीपी सिंह ने की, नाटकीयता बाद में अरविंद केजरीवाल ने की कि शीला दीक्षित के घर में एयर कंडीशन लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने की कि बहुत सारे स्कैम हो गए जल में, नभ में, पाताल में, आकाश में, और बाद में पिछले 12 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। हल्ला बहुत मचाया लेकिन निकला कुछ नहीं। लेकिन आज के तारीख में अटल बिहारी वाजपेयी की वो दोनों बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे कष्ट के कारक बन रही हैं, अभी देखें। राम जन्मभूमि के अंदर चोरी डकैती हुई, नवीन मिश्रा जो उसके अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि यहां डकैती हुई। भारतीय जनता पार्टी के सारे समर्थक और उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि में चोरी हुई, बहुत बड़ी चोरी हुई। जितने कथावाचक हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्रिएटेड संत हैं, गरवा गेरुआ वस्त्रधारी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ चोरी हुई, हमारी सनातनी भावनाओं पे आघात हुआ। और यहां तक कि बहुत सारे संतों का ये कहना है कि ये जो मंदिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया, इसके अंदर एक संस्था के लोगों को भर दिया गया और संतों को इसमें स्थान नहीं दिया गया। बागेश्वर धाम कहने लगे कि पर्ची तो मैं निकाल दूं, लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा ये मुझे खुद नहीं पता। इसका मैंने बागेश्वर धाम जैसे व्यक्ति जो बजरंग बली से सीधे बात करने की बात करते हैं, वो भी डरते हैं। किससे डरते हैं? मानी बात है कि कोई बहुत दुर्दांत आदमी होगा जिससे वो डरते होंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, काफी धाकड़ नेता अपने क्षेत्र के माने जाते हैं, आज उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने भी कहा ये तो मुझे पहले दिन से पता था कि वहां चोरी डकैती हो रही है, इसीलिए मैं राम मंदिर के दर्शन में नहीं गया। लेकिन बोलने के लिए वो भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि मुझे कुछ लोगों से डर लगता है, वो मेरा क्या करेंगे। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह और बागेश्वर धाम जैसे लोगों को अगर डर लगता है, इसका माने जिससे उन्हें डर लगता है बहुत ही दुर्दांत आदमी है। इसके बाद ये भी खबर आई है अभी, ये संतोष दुबे जो रहस्योद्घाटन कर रहे थे, जिन्होंने बेसिकली इस चीज को बाहर निकाला था और जिन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए थे, प्रूफ प्रस्तुत किए थे, उनको खबर है, उनके बड़े भाई ने बताया, ऐसा सोशल मीडिया कहता है, उनको पुलिस ने उठा लिया है। मतलब पुलिस को तो उनको उठाना चाहिए था जिन्होंने चोरी की,
लेकिन पुलिस ने उनको अपनी आदतन या अपने राजनीतिक आकाओं के निर्देश पे उस व्यक्ति को उठा लिया जो विसिल ब्लोअर था। तो ये बात भी सिद्ध हो रही है कि जो बागेश्वर धाम कह रहे हैं, जो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं या बाकी लोग कह रहे हैं, या वहां पे जिस महिपाल सिंह नामक व्यक्ति ने जो बताया था 6 साल पहले, बताया था कि राम जन्मभूमि के अंदर चोरी हो रही है, और चंपत राय बंसल ने उसकी बात को नहीं सुना था, बल्कि उनको ही नौकरी से निकाल दिया था। और उस इंजीनियर की, जिन्होंने दीनानाथ वर्मा, जिन्होंने कहा था कि 40% कमीशन ठेकेदार जो हैं वो चंपत राय बंसल के नाम से लेते हैं, उनकी भी शिकायत की थी, उनको भी पद से हटा दिया गया। आज के तारीख में दोनों भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भी डर लगता है। यही सारे लोग, अगर महिपाल सिंह हो गए, दीनानाथ वर्मा हो गए, बागेश्वर धाम हो गए, ब्रजभूषण शरण सिंह हो गए, विनय कटियार हो गए, ये सारे लोगों को अगर डर लगता है तो आप कल्पना कर सकते हैं वो डर किस व्यक्ति को होगा। कौन व्यक्ति इतना दुर्दांत है, जो मेरे ख्याल से शायद कोई तड़ीपार होगा, जिससे ये लोग, इतने बड़े बड़े दबंग लोग डरते हैं। लेकिन जो अटल जी ने बात कही थी, भाई आप जानते हैं कोई भी संस्था चलती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो उसमें माना जाता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी है अपने नीचे के अधिकारियों को शक्ति तो दे सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है जो शक्ति देता है। माने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपने संस्था के प्रमुख हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सत्यम के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रामलिंगा राजू की थी, जो कि उसके सीएमडी थे। जबकि हेरा फेरी मानी बात है कि नीचे वाले करते हैं, ऊपर वाला अपने हाथ से तो सब कुछ करता नहीं, लेकिन क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसलिए वो जेल में गए। लालू प्रसाद यादव के जमाने में अगर चारा घोटाला हुआ तो लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा जेल गए, क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल बैठे थे। लेकिन जो राम जन्मभूमि के अंदर चोरी हुई, इसमें पूरे नियम बदल दिए गए। अथॉरिटी किसकी थी? अथॉरिटी थी चंपत राय बंसल की, गोपाल राव की, अनिल मिश्रा की, नपेंद्र मिश्रा की। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। पूछताछ किनसे हुई? जो नोट गिनने वाले थे। इसका माने जो सबसे नीचे के अधिकारी कर्मचारी थे और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी नहीं, उन्हें चंपत राय बंसल ने दी थी। जैसे टिन्नू यादव ड्राइवर थे, उनका काम ड्राइविंग था, और किसकी ड्राइविंग थे? चंपत राय बंसल की। और पहले वो 3 व्हीलर चलाया करते थे। अच्छा, जितने लोग भी ये नियुक्त हुए थे, ये चंपत राय बंसल ने किए थे। और उसके बाद एक ड्राइवर को नोट गिनने या उसकी निगरानी करने का अगर अधिकार किसी ने दिया था, तो चंपत राय बंसल ने दिया था। लेकिन न चंपत राय बंसल से कोई पूछताछ हुई, न गोपाल राव से हुई, न अनिल मिश्रा से हुई, बल्कि वो तो धमकी देते हैं, देखे मुझे कौन रोकता है, मैं तो ट्रस्ट में रहूंगा। और ये भी पता चला है कि इनने कई लोग जिन्होंने त्यागपत्र दिया, स्वीकार हो गया, इनके रिश्तेदार अभी भी ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि बाकी जगहों पर तो कानून ये मानता है कि जिस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर उसने सुपरविजन नहीं ठीक किया और क्रिमिनल नेग्लिजियंस किया, या ऐसे लोगों को अधिकार दे दिया जो उसके लिए कुपात्र थे और अपने छांटे हुए लोगों को दे दिया गया, तो इसका मतलब यह है, पहले की जो धारा 120 भी थी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, उसमें वो भी शामिल है, उससे पूछताछ होगी और उसको दंड मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि ये सारे लोग जो भी ट्रस्ट के अंदर हैं, ये सारे लोग वीएचपी के हैं, आरएसएस के हैं, बीजेपी बैकग्राउंड के हैं, और ये सारे लोग हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा नियुक्त लोग हैं। ट्रस्ट भी उन्होंने ही बनाया था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, और उस ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टियों की नियुक्ति भी उन्होंने की थी, लेकिन उनसे कोई पूछताछ नहीं। जबकि कानूनतः, जो मैंने कानूनविदों से बात की, ये सारे लोग, चाहे मोदी जी हों या अमित शाह साहब हों या चंपत राय बंसल हों, चाहे गोपाल राव हों, चाहे अनिल मिश्रा हों, या तो ये गवाह की तरह इनको समन करना चाहिए, या इनको आरोपी की तरह समन करना चाहिए, या इन्हें अपराध में संलिग्न की तरह संलग्न इनको समन करना चाहिए। लेकिन इनको तो कोई समन भेजा नहीं जा रहा।
और जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, या जो लोग एक तरह से चोरी के खिलाफ हल्ला कर रहे हैं, उन्हीं को आरोपी बनाया जा रहा है। जबकि वो तो ये कह रहे हैं कि अगर एक निर्धारित कानून के अनुरूप जितने लोग भी इस चेन के अंदर हैं सबसे पूछा जाए, क्योंकि अब समाज के अंदर ये बात तो फैल रही है, समाज ये बात तो पूछ रहा है कि अगर आरएसएस के पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े दफ्तर बनते हैं, झंडेवाला में पता नहीं कितनी बड़ी, कितनी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, एयर कंडीशन बनती है, भव्य बनती है, 5 स्टार होटल की कैटेगरी की बनती है, और देश को, समाज को ये नहीं पता है कि उसकी सोर्स ऑफ फंडिंग का है, वो पैसा कहां से आता है। और ऑर्गेनाइजेशन जो आरएसएस है वो भी अनरजिस्टर्ड है। जो कर्नाटका के होम मिनिस्टर कह रहे हैं प्रियंक खड़गे कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और अपने स्रोत बताने चाहिए, क्योंकि अगर हजारों करोड़ की बिल्डिंग खड़ी हो रही हैं और उसके पैसे का स्रोत नहीं बताए तो जनता के अंदर ये बात तो संशय पैदा होना ही होगा। ये जो मंदिरों के अंदर चोरी हो रही है, वो मंदिरों के अंदर चोरी का पैसा जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने और वोटर को प्रभावित करने, उनको खरीदने और उनके अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फैलाव के लिए यूज हो रहा है। तो क्या ये राष्ट्र हित में नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, जो कि अनरजिस्टर्ड है और जिसके पास लाखों करोड़ों के फंड है, जिनके लोग चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, इनको आरोपी, अपराधी या गवाह के रूप में बुलाकर इनसे न पूछा जाए और ये एस्टेब्लिश करने का प्रयास न किया जाए कि जो मंदिर के अंदर चोरी हुई है और जो ये बड़े बड़े भवन बने हैं, इनके बीच में कोई इंटरकनेक्शन है क्या। तो एक बात अटल जी ने कहा था कि अगर चौकीदार कुत्ता अगर न भौंके तो इसका मतलब यह है कि जो चोर हैं या तो उन्हें जानता है इसलिए नहीं भौंक रहा है, या वो भी चोरी में शामिल हो गया, उसको भी एक आध मांस की हड्डी और गोश्त मिल गया है जिसे वो खाने में व्यस्त हो गया है। तो जिनकी जिम्मेदारी थी सुपरविजन की, जिनकी जिम्मेदारी थी पूरी व्यवस्था को देखने की, जिन जिन लोगों ने शिकायत की सुपरविजन में और देखभाल में कमी है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उन लोगों को रखा गया। और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो उस व्यक्ति पे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, टिन्नू यादव का, जिसकी पत्नी कह रही है और जिसके इतिहास के बारे में सब लोग कह रहे हैं वो 35 साल से एक आरएसएस का सक्रिय सदस्य, सक्रिय सदस्य, और उसका किसी और पार्टी से कोई लेना देना नहीं, समर्पित आरएसएस का कार्यकर्ता है और संपत राय बंसल का बड़ा खासम खास है। लेकिन अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए किसी व्यक्ति ने ये सोशल मीडिया में कर दिया कि उस व्यक्ति टिन्नू यादव की अखिलेश यादव से कई बार बात हुई। बाद में जब अखिलेश यादव ने धमकी दी तो उसने माफी मांग ली कि मैंने बिना किसी स्रोत के, बिना किसी प्रूफ के आरोप लगा दिया था और मैं क्षमा प्रार्थना हूं और अखिलेश यादव मुझे माफ कर दें। लेकिन जस्ट बिकॉज एक आदमी यादव है, इसका माने क्या यादव भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता, ओबीसी नहीं हो सकता। और वहां पे ये पता चल रहा है, अब ये पता चल रहा है कि केवल 40 दिन की सीसीटीवी फुटेज है उसके पहले। लेकिन अगर पुलिस चाहे, भाई आपको पता ही है कि अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने जो मेल्स थी, ईमेल्स थी, जो कि राष्ट्रीय सेठ और उनके भतीजे ने कांड किया था, जिसके बाद में समझौता हुआ और पैसे दे के उसको सुलटाया गया और कोर्ट ने कह दिया कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, इसकी जांच जारी रखेंगे। तो पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास ये सारे टूल्स हैं आज की तारीख में कि अगर आप व्हाट्सएप को डिलीट भी कर दें, अगर आप ईमेल को डिलीट भी कर दें, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज को डिलीट भी कर दें तो उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर उसकी मदद ली जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये सही में इच्छा है कि राम जन्मभूमि के अंदर जो भगवान श्री राम के साथ चोरी हुई है उसका रहस्योद्घाटन हो, तो वो टेक्निक्स का उपयोग करते हुए अगर वो सीसीटीवी फुटेज निकाल ली जाए तो पता चलेगा कि वास्तविकता में चोरी के जो घाव हैं वो कितने गहरे हैं, उनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद अगर सनातनी लोगों की भावनाओं को सहलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करे तो ये पता चल सकता है कि इसके अलावा, क्योंकि पता चला 40 दिन की सीसीटीवी फुटेज में 70 बार चोरी हुई, तो इसका मतलब 5 साल में तो कम से कम 2-3 हजार बार चोरी हुई होंगी, लाखों करोड़ों, 2-2.5 हजार करोड़ का भी घपला हो सकता है, जिससे पूरे
देश के अंदर लोग संशय कर रहे हैं कि आरएसएस के और बीजेपी के दफ्तर बने हैं और इस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी के हित में किए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय हित में नहीं है, जो राष्ट्रीय हमारे इष्ट, देश के इष्ट, जिन्हें विश्व भर में सम्मान प्राप्त है भगवान श्री राम के साथ जो ये चोरी की घटना हुई। दूसरी बात जो अटल जी ने कही थी, राजधर्म। देखिए किस प्रकार का राजधर्म का पालन हो रहा है कि एक व्यक्ति जिसने एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम किया है, जिसे मेगा से अवार्ड मिला हुआ है, जिसे विश्व मानता है और जानता है, आज जंतर मंतर में भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, कमजोर होता जा रहा है, मृत्यु के करीब है, लेकिन सरकार उसकी एक बात नहीं पूछ रही। और इसकी तुलना में आप देखिए, कांग्रेस के जमाने में जो अन्ना हजारे आंदोलन में बैठे थे, भूख हड़ताल में बैठे थे, तो कांग्रेस के 5 मंत्री उनसे जाके मिले थे, क्योंकि वो संवेदनशील सरकार थी। और आज इतनी संवेदनहीन सरकार हो गई है कि वो सोनम वांगचुक से मिलने के लिए तैयार नहीं, उनकी बात पे प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात याद आती है कि जो भी सत्ता में बैठे हैं उनको राजधर्म का पालन करना चाहिए। रोज नई नई घटना सुनाई पड़ती हैं। मेरठ के अंदर एक दलित लड़की की हत्या हो जाती है, दलित तो बैठते हैं, तो एक प्रमोटेड आईपीएस साहब जाके पुलिस वैन के अंदर उसे, उन लोगों को थप्पड़ लगाने लगते हैं। और उसके विपरीत जब मुजफ्फरनगर के अंदर कांवड़िए पुलिस अधिकारियों को डांटते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें घेर लेते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मुझे लगता है अटल जी की दोनों बात सही थी कि राजधर्म का पालन भी राजा को करना चाहिए, और अगर चोरी हो रही हो और चोरी की पहरेदारी करने वाला कुत्ता न भौंके और उससे कोई पूछताछ भी ना हो, उसकी स्वामी भक्ति पे अगर संशय भी ना हो, तो ये बहुत संदेशशील है। तो अटल जी ने आज के परिवेश का शायद कल्पना कर ली थी जब उन्होंने 2002 के दंगे पे प्रतिक्रिया दी थी कि ऐसी सरकार भी आ सकती है जो इस प्रकार की हो। इसीलिए ये बात उन्होंने कही थी, जो कांग्रेस के जमाने में तो सिद्ध नहीं हुई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के जमाने में सिद्ध हो रही है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।